तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर 5 यानी इकाई 5 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मजदूरों की आजीविका। मजदूरों की आजीविका का अर्थ हुआ यानी कि जो लेबर क्लास होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वे अपना घर परिवार किस तरह कमा करके कैसे अपने परिवार को चलाते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर जब शुरुआत हुआ तो उसी टाइम मैंने बताया था कि आजीविका होता क्या है। तो आजीविका का अर्थ होता है कमाई। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा परिवार, मेरा सारा काम इस कोचिंग से चल रहा है, यानी मेरी आजीविका ये कोचिंग है, मेरी आजीविका पढ़ाना है। तो मजदूरों की आजीविका क्या पढ़ना है जी? मजदूरों की आजीविका। देखा जाए तो हम भी एक मजदूर हैं और काम ही कर रहे हैं। औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया। गृह उद्योगों के मालिक अब मजदूर बन गए, जिनकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर करता था। जैसा कि आप लोग शुरू से इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे उद्योग के जो मालिक थे, अब वे कुटीर उद्योग बंद हो गए, तो जो उसके मालिक थे वे भी किसी न किसी उद्योग में, किसी कंपनी में जा करके और एक नियत वेतन पर काम करना शुरू कर दिए, और वो भी एक मजदूर बन गए। क्योंकि हम किसी कंपनी में काम करें किसी भी पद पर तो उसे मजदूर ही कहा जाता है। अगर हम काम करते हैं और उस काम के बदले हमें पैसा मिलता है तो हमें क्या कहा जाएगा? मजदूर कहा जाएगा। जो मालिक थे वो मजदूर हो गए। औरतों एवं बच्चों से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। अब अंदाज लगा लीजिए, 24 घंटा में 16 घंटा, 18 घंटा छोटे छोटे बच्चों से भी काम करवाया जाता था। ये अंग्रेज लोग काम 16 से 18 घंटा केवल सोने देते थे और खाने देते थे। इसके अलावा दुनिया में क्या है उनके लिए कुछ नहीं था। इसे कहते हैं शोषण करना। क्या करना? शोषण करना। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के पक्ष में थे। मजदूरों की लाचारी यह थी कि वे अपने गृह उद्योग की तरफ लौट नहीं सकते थे, क्योंकि कल पुर्जा और मशीनों के आगे साधारण गृह उद्योग का फिर से विकसित होना असंभव था। लेकिन जो ये मालिक थे, जो ये गृह उद्योग, छोटे छोटे उद्योग के जो मालिक थे, उनके पास ये मजबूरी थी कि वे चाहकर भी अपना पहले वाला धंधा, पहले वाला काम नहीं कर सकते थे। कारण क्या था कि जितनी पूंजी, जितनी संपत्ति उद्योगों में था, कारखानों में था, इन लोगों के पास कभी भी नहीं हो सकता था। क्योंकि अगर हम कोई काम करते हैं और बगल में भी कोई काम वहीं करता है तो उसमें कंपटीशन हो जाती है। क्या हो जाती है जी? कंपटीशन हो जाती है। और कंपटीशन में क्या करना पड़ता है कि अपने आप को बेस्ट बनाना पड़ता है, तब जाके आदमी चलता है। लेकिन अगर कंपटीशन में हम पीछे रह जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। तो गृह उद्योग के जो मालिक थे, छोटे छोटे उद्योगों के जो मालिक थे, वे सोचने लगे कि फिर से हम अपना काम क्या करें, शुरू करें। लेकिन फिर उनके पास मजबूरी थी कि उनके पास उतनी पूंजी नहीं थी। क्योंकि बिजनेस करने के लिए पहले क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। फ्री में बिजनेस नहीं होता है। अतः इन मजदूरों के मन में उत्तरोत्तर यह भावना दृढ़ होती गई कि ये नए कारखाने उनके प्रबल शत्रु हैं। और तब से उनके मन में यह बात आने लगा कि ये कारखाने बन रहे हैं, ये हमारे सबसे प्रबल शत्रु, प्रबल मतलब होता है शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली शत्रु है। चूंकि इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोजगार कर दिया था। ये मिल मालिक किनके चलते बेरोजगार बने थे? कारखानों के चलते, कंपनी के चलते। जिन कारीगरों को नौकरी फैक्ट्रियों में भी मिल भी गई, उनका जीवन कष्टमय ही था। अतः इन मजदूरों एवं बेरोजगार कारीगरों ने झुंड घूमना शुरू किया और मशीनों को तोड़ने लग गए। यूरोप में उन काटने वाली महिलाओं मशीनों पर प्रहार किया।
कई जगहों पर मशीनों को चौराहे पर लाकर उसमें आग भी लगा दी गई। अब सारे जो लोग थे ना, जो मजदूर थे, जिनको काम मिल भी गया था, उनका भी शोषण होता था। 16 से 18 घंटा तक उनसे काम लिया जाता था। तब मजदूरों ने झुंड बनाकर, क्या बनाकर? झुंड बनाकर। झुंड समझते हैं ना आप लोग ना? पार्टी बनाकर, दल बनाकर, गैंग बनाकर, और मशीनों का बहिष्कार करने लगे और जबरदस्ती उन मशीनों को कंपनी से निकाल कर जलाना शुरू कर दिए कि मशीन जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम लोगों की बेरोजगारी दूर नहीं होगी। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया था कि उनके पास दैनिक उपयोग के पदार्थों को खरीदने के लिए धन नहीं रहा। इतना ना ये कंपनी ने गरीब कर दिया उन्हें कि रोज दैनिक उपयोग मतलब होता है डेली का खाना पीना, वो भी खरीदने में ये लोग सक्षम नहीं थे। उसमें भी ये लाले पड़ गए, उसमें भी इनकी स्थिति खराब होने लगी। और आप याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी कानून या नियम को तभी तक बर्दाश्त करता है जब तक वो भूख को बर्दाश्त कर लेता है। जब भूख को बर्दाश्त करना इंसान से बाहर हो जाता है, नहीं बर्दाश्त कर पाता है, तो उसका दिमाग काम करना पहले बंद करता है। और पता है कि जब दिमाग काम करना बंद करता है तो हम जंगली हो जाते हैं। उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। सही गलत कोई मायने नहीं रखता है। उसके बाद एक ही मायने रखता है, भोजन। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कभी लेट से खाना मिले तो आदमी बेचैन होकर उल्टा सीधा भी बोलना शुरू कर देता है। खैर आप लोग तो एक दो दिन छोड़िए, एक दिन या एक वक्त में आप बोलना शुरू कर देते हैं अगर लेट हो जाता है। जैसे यहाँ से पढ़े गए, खाना नहीं बनाया है, तो मान लीजिए बहुत तेज भूख लगा हो, तो आप गुस्सा आ जाते हैं अपने घर वालों पे, अपनी माँ पे, चाहे जो भी बनाते हैं। ऐसा जरूर आप लोगों ने कभी ना कभी किया होगा, सब कोई अपने लाइफ में करता है। सोचिए अगर आप लोगों को कह दिया जाए कि 1 महीना खाना नहीं मिलेगा, मरेंगे तो नहीं, लेकिन आप कल्पना पहले ही कर लेंगे कि मर जाएंगे। 1 महीना खाना नहीं खाने से आप कमजोर हो सकते हैं, मर नहीं सकते हैं, लेकिन कल्पना मात्र से आदमी डर जाएगा। कोई पर्व आता है, 1 दिन के लिए भूखना होता है, 5 दिन 10 दिन पहले से हम चर्चा में लग जाते हैं। हमारा अष्टमी करे के बा, इस साल बहुत मन करता, हमरा का करे के बा, अष्टमी करे के बा। 5 दिन पहले से कोई टेंशन बा। अष्टमी के दिने 3 किलो सेब, 2 दर्जन केरा, नारंगी धरा जाता 8-9 किलो। आज हमरा भूखे के बा, 9 किलो खा लो, ठीक बा। आ तब कहले बारे दे नाचता, तनी हटा सब बैठे दस, दे नाचता। सोचिए अगर आपको कह दिया जाए कि बिल्कुल कुछ नहीं खाना है 1 महीना तक, क्या स्थिति होगी आप लोगों की? अतः मजदूरों ने आंदोलन का रुख लिया। और मैंने बताया ना कि जब भूख लगती है आदमी को हद से ज्यादा, तो आंदोलन और झगड़े ही होते हैं। मजदूरों ने मिल मालिकों के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया? आंदोलन। सन 1830 से 1848 के मध्य मतलब होता है बीच, मजदूरों ने संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लंदन में आंदोलन किया। और सभी मजदूर मिलकर मिल मालिकों के खिलाफ क्या करने लगे? आंदोलन करने लगे। यद्यपि 1832 ईस्वी में सुधार अधिनियम पारित हुआ, लेकिन श्रमिकों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ, यहां तक कि उन्हें मतदान का भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, सरकार अब देखी कि भाई सारे मजदूर अब मिल गए हैं, और जब सारे लोग मिलकर विरोध करेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो इनको खुश करने के लिए सरकार ने एक मजदूर अधिनियम पारित कर दिया, लेकिन इससे उनको कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। सरकार ने नियम बनाया था कि जो गरीब है, जो मजदूर है, वे लोग वोट नहीं देंगे। जो पढ़ा लिखा है, अमीर है, वही लोग क्या करेंगे? वोट देंगे। तो बताइए क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ है कि नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि आप चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हो और चाहे कोई कितना भी छोटा व्यक्ति हो, सबका वोट पर अधिकार एक समान है। एक अनपढ़ हो या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, हर किसी के वोट का वैल्यू एक समान ही होगा। लेकिन वहां पे मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जिसके चलते मजदूरों ने लंदन में आंदोलन करना शुरू कर दिया।
अतः लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में सन 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। कौन सा आंदोलन हुआ था जी? चार्टिस्ट आंदोलन। कौन आंदोलन? चार्टिस्ट आंदोलन। इस आंदोलन को मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा जा सकता है। उस काल में यद्यपि इस आंदोलन को सफलता नहीं मिली, परंतु आगे चलकर इसे इतनी अधिक लोकप्रियता हासिल हुई कि स्वयं संसद के सदस्यों को मजदूरों की मांगों की पूर्ति के लिए प्रयास करने पड़े। मतलब कि जब ये नियम बना तो नियम उस समय फेमस नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर यही नियम को संसद में रखा गया। संसद आप लोग समझते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पार्लियामेंट, जहां पे सभी प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद लोग, जहां पे नियम कानून बनता है, वे लोग इस कानून को संसद में लाए कि नहीं, मजदूरों को अधिकार मिलना चाहिए। सन 1918 में इंग्लैंड के सभी स्त्री जो वयस्क थे को मताधिकार प्रदान किया गया। मतलब स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको वोट देने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। जो वयस्क थे, वयस्क मतलब होता है 18 साल से ऊपर। वयस्क किसको कहा जाता है? जब 18 साल के आप हो जाएंगे ना तो आप वयस्क हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अभी आप क्या हैं कि किशोरावस्था में हैं, इसके बाद वयस्क हो जाएंगे, मतलब युवा अवस्था में चले जाएंगे, मतलब जवान हो जाएंगे, और उसके बाद से आपके ऊपर व्यवस्था शुरू हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहां क्या लिखा है? कौन से दल की? मजदूर दल की सरकार बनी, जिसने उनके हितों की रक्षा शुरू कर दी। भारत में 1850 ईस्वी के बाद का काल भारतीय श्रमिक वर्ग का आरंभिक काल था। भारत में उद्योगों की स्थापना से मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। जाहिर सी बात है कि जब कंपनियां लगेंगी तो कंपनी चलेगी किससे? किसी न किसी मजदूर से चलेगी। अधिक से अधिक कंपनियां बनने लगी तो अधिक से अधिक मजदूरों को काम मिलने लगा। आगे चलकर भारतीय श्रमिक वर्ग को कम मजदूरी, लंबे कार्य के मिलों में अस्वस्थ वातावरण, यहां पे क्या है? बच्चों से काम लेना तथा महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी नहीं देना, साथ ही सामान्य सुविधाओं को भी उपलब्ध नहीं कराने की समस्या को झेलना पड़ता था। कंपनी बन गई, काम मिल गया, लेकिन समस्या क्या हुई कि जितना वे लोग काम करते थे उसके हिसाब से उनको वेतन नहीं मिलता था। अगर कोई बीमार भी है तो उसका इलाज न करा के उससे काम लिया जाता था। छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जाता था। इस तरह की बहुत सारी असुविधाएं थी जो मजदूर झेल रहे थे। इसके अतिरिक्त शासन के उत्पीड़न से भी भारतीय मजदूरों को क्षोभ उत्पन्न होने लगा था। क्षोभ मतलब होता है मन में दुख, गुस्सा, क्योंकि ये काम इंग्लैंड वाले यहां पे भी करते थे, केवल अपने देश में नहीं करते थे, यहां भी करते थे। अतः उन्होंने मिल मालिकों एवं औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आंदोलन की योजना बनानी शुरू कर दी। इस कार्य में लंकाशायर के कपड़ा मिल के मालिकों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया। लंकाशायर एक शहर है इंग्लैंड का, वहां के मजदूरों ने भारतीयों का क्या किया? साथ देना शुरू कर दिया और उनकी स्थिति में सुधार की मांग ब्रिटिश सरकार से की। और वहां के लोग, इंग्लैंड के लोग, अंग्रेजी सरकार से कहने लगे कि आप भारत को आजाद कर दो, भारत के लोगों को कष्ट मत दो। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ ना तो उस समय जब अंग्रेज गए तो वहां पे मजदूरों की पार्टी बनी थी, और मजदूरों की पार्टी ने ही देश को आजाद किया था। वो पहले वाला जो था ना, सब शासन करने वाला जो इंग्लैंड में, ऐसा नहीं था कि वो लोग भारत में भारत के लोगों को कष्ट देते थे और अपने देशवासियों को खुश रखते थे, अपने देश में भी अत्याचार करते थे। क्योंकि खराब इंसान कहीं भी हो वहीं काम करेगा, वो उसके लिए अपना पराया कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मजदूरों की पार्टी बनी ना इंग्लैंड में और उनकी सरकार बनी तो वे लोग धीरे धीरे सारे देश को आजाद कर दिए। वे समझते थे इस दर्द दुख को कि एक मजदूर का जीवन क्या होता है। तो लास्ट टाइम में इंग्लैंड में मजदूरों की पार्टी बन गई थी। उसके बाद है, चूंकि उन्हें डर था कि सस्ती मजदूरी होने के कारण भारत का उद्योग उनका प्रतिद्वंदी न बन जाए,
सन 1875 में उनकी मांगों के आधार पर एक आयोग नियुक्त हुआ, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर सन 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। एक्ट मतलब होता है कानून। एक्ट मतलब क्या होता है? फैक्ट्री कानून बना। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। नियम रखल गया 7 साल का लड़का नीचे के हो काम ना करी। सोचो लेकिन 7 साल के नीचे का लड़का भी काम करो सन। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम का घंटा तय किया गया तथा महिलाओं के काम के घंटे तथा मजदूरी को निश्चित किया गया। उसके बाद मतलब कितना देर कोई काम करेगा, कितना वेतन मिलेगा, ये सारा चीज अच्छे से तय किया गया। फिर भी मजदूरों का असंतोष तब दिखाई पड़ा जब 1882 और 1890 के बीच मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों में 25 हड़तालें दर्ज की गई। यानी 25 बार हड़ताल हुआ मजदूरों के द्वारा। कहाँ पे? बंबई और कहाँ पर? मद्रास में। मद्रास जिसको चेन्नई कहा जाता है। ये मजदूर असंगठित थे। असंगठित मतलब ये इनमें अभी एकता नहीं आई थी। जो गांव से आए थे और कुछ समय तक उद्योग में लगकर अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। सुधार नहीं आने की स्थिति में ये कारखाना छोड़कर वापस लौट जाते थे। धीरे धीरे ये असंगठित मजदूर राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन बनाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे मजदूरों को लगने लगा कि जब तक हम अपना दल नहीं बनाएंगे, वो भी मजबूत दल, और वो भी पूरा देश और विदेश के स्तर पर, तब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई और लाला लाजपत राय उसके प्रधान बनाए गए। सन 1920 ईस्वी में के अंत में ही गठन से श्रमिकों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मिल गई। बात यह है कि 31 अक्टूबर, ये कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर ही है, और आज 20 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर 2020 है और ये बात हो रहा है 31 अक्टूबर 1920। आज से नेट 100 साल पहले की बात हो रही है। आज जिस डेट में हम लोग पढ़ रहे हैं, आज से नेट 100 साल 11 दिन पहले की बात है। ये 1920 में ही लाला लाजपत राय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनको सॉन्डर्स नामक अंग्रेज अधिकारी ने लाठी से मारकर उनकी हत्या कर दी। सर पर इतना लाठी मार दिया कि वो मर गए। वे ही बने थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष। इनको ही बनाया गया था, प्रधान बनाया गया था। सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। इसको याद रखिएगा, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 में, जिसके द्वारा पंजीकृत मजदूर संघों को मान्यता प्रदान की गई। सन 1929 के घोर मंदी में हड़तालों द्वारा न तो मजदूरी को ही गिरने से रोका जा सका और न ही श्रमिकों को छटनी से रोका जा सका। इस काल में मजदूर संघों में फूट पड़ गई। इसी समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जोरों पर था। साम्यवाद की लहर रूस से भारत की तरफ आ गई थी और राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी भूमिका भी सक्रिय भूमिका की शुरुआत हो गई थी। मजदूर वर्ग के लोग उनके साथ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए क्योंकि साम्यवादी मजदूर वर्ग की स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका पर बल देते थे। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंबई, कानपुर, कलकत्ता, डिगबोई, झरिया, जमशेदपुर और धनबाद में मजदूरों ने महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल किया। मजदूर कंपनी में किस चीज़ को लेकर हड़ताल करने लगे? मतलब महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता का अर्थ था कि मन हर साल मेरे वेतन में कुछ वृद्धि कीजिए, क्योंकि महंगाई हर साल कुछ ना कुछ तो बढ़ ही जाती है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन मजदूरों ने अपने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन करते हुए औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। आपको पता होना चाहिए कि 1942 में महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद से अंग्रेज यहां से चले गए थे। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। लगभग सभी जगहों के मजदूर दलों ने औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की आर्थिक मांगों को उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के साथ जोड़ने की कोशिश की। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत का विभाजन हो गया। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, आपको पता है ना, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, और इसके तुरंत बाद भारत में बेरोजगारी बढ़ गई, और उसके चलते भारत में क्या बढ़ गई? बेरोजगारी।
श्रमिकों को यह उम्मीद थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका और मजदूर संगठन 3 भागों में बंट गया। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एक है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरा है हिंद मजदूर संघ और तीसरा है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 3 भागों में मजदूरों का दल बंट गया। मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। 1948 में एक नियम आया, न्यूनतम मजदूरी कानून, जिसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित की गई। मतलब कुछ कारखानों में सरकार ने तय कर दिया कि आपको इस मजदूर को इतना रुपया देना ही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया तथा दूसरी योजना में तो यहां तक कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी उनकी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा न कर सके बल्कि इससे कुछ और अधिक हो, ताकि वह अपनी कुशलता को भी बनाए रख सके। तीसरी योजना में मजदूरी बोर्ड देने के लिए बोनस आयोग की भी नियुक्ति की गई। नियम बनाया गया कि मजदूरों को केवल उतना वेतन नहीं देना कि ये केवल भोजन करे, उनको उससे भी ज्यादा वेतन मिलना चाहिए कि भोजन के साथ साथ आगे भी कुछ करें, अपना घर द्वार, अपना भविष्य निर्माण करें। तब जाकर आज हमें मजदूरी अच्छे से मिलती है। उसके बाद बोनस, हर कंपनी मजदूरों को बोनस देती है, जैसे दीपावली, छठ, हर पर्व पे एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है ताकि उससे मजदूर खुश रहें। मजदूरों की स्थिति में सुधार हेतु सन 1962 में, क्या लिखा है 62 में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित किया। इसके द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा उनकी मजदूरों को सुधारने का प्रयास किया गया। इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उद्योग में लगे मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। चूंकि औद्योगिकरण के दौर में पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।